आवाज़ जा रहा है? चैट में देख के बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो, हम आप लोगों को बता रहे थे, पिछले क्लास में बताया था कि हाइड्रोजन जो एटम है इसका एंगुलर मोमेंटम, इसकी एनर्जी, ये सारी चीज़ें क्वांटाइज्ड होती हैं और क्वांटम मैकेनिकली इसको हम दिखाने का कोशिश किए थे। और फिर लास्ट में हम यहाँ तक आए थे कि एनर्जी जो पोटेंशियल, मैं ये कह रहा था कि हाइड्रोजन एटम को हम क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी से डिस्कस कर रहे थे। आप पीछे की वीडियोज़ को देखते चलिए, एक दो बार उसको देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन बहुत ही सिंपलेस्ट एटम है जिसमें न्यूक्लियस होता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। वह किसी भी ऑर्बिट में वो रह सकता है। जैसे जैसे एनर्जी इसका इंक्रीज करेगा तो हायर एनर्जी स्टेट वाले ऑर्बिट में वो चला जाएगा, और अगर एनर्जी कम रहेगा तो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट ऑर्बिट में वो रहेगा। तो ये न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और ड्यू टू चार्ज कूलॉम लॉ से, जो आप जानते हो, कूलॉम लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस फार्मूला से ये कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स लगता है दो आवेश के बीच में। तो ये दो आवेशों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम कूलॉम लॉ से निकालते हैं। तो यह हमने निकाला है स्टार्टिंग में। और फिर ये जानते हैं कि दो आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, अगर निगेटिव है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ड्यू टू दिस जो इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस से बंधा रहेगा और न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट रहेगा, लेकिन कभी न्यूक्लियस में ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि यह सर्कुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेगा। और सर्कुलर ऑर्बिट पर जब रिवॉल्व करेगा तो देखेंगे कि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा, और वो फोर्स किधर लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। तो यह सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ और जो कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स है अंदर की तरफ, ये दोनों एकदम बैलेंस बराबर होते हैं, और इसके चलते वो ऑर्बिट में स्टेशनरी बना रहता है। यह बात बताए थे। अच्छा, इस कंडीशन को लेके आगे हमने डिराइव किया था सेंट्रीपिटल फोर्स और ऑर्बिट की कंडीशन को लेके, ठीक है। तो वहाँ हमने पाया था कि आपका जो रेडियस होता है, मैं कल के लेक्चर में किया हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ, फिर नई चीज़ बताऊँगा। सुनो पहले, जो रेडियस होता है एप्सिलॉन 0 H स्क्वायर पाई m ZE स्क्वायर, और यहाँ n आता है और इसका स्क्वायर आता है, जो कि यहाँ ये आपका प्लैंक कांस्टेंट है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। Z न्यूक्लियस की चार्ज को शो करता है, m मास होता है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी है, आप जानते ही हैं, ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, और एक क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि क्वांटाइजेशन को शो करता है। यहाँ से आपने ये निकाला था। फिर रेडियस के बाद आपने अलग अलग ऑर्बिट में, जैसे R की वैल्यू जैसे जैसे Rn करेंगे, तो अगर n 1 2 3 करते जाओगे तो अलग अलग ऑर्बिट को शो करेगा, और उस ऑर्बिट की रेडियस शो करेगा। मतलब R1 पहले ऑर्बिट की रेडियस न्यूक्लियस से, R2 दूसरे ऑर्बिट की रेडियस, R3 तीसरे ऑर्बिट की रेडियस, ऐसे चौथे ऑर्बिट की रेडियस। और इसी ऑर्बिट में Vn जो निकाले हैं वह वेलोसिटी को बता रहा है, रिवॉल्विंग वेलोसिटी को बता रहा है। पिछले क्लास में इन सब चीज़ों का डिस्कशन हुआ है। फिर यह कंडीशन लेके हमने वेलोसिटी जब हमको प्राप्त हो गया है तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 और m भी स्क्वायर होता है। अलग अलग ऑर्बिट को एक साथ जब लिखेंगे तो यहाँ n रिप्रेजेंट कर दिए हैं, और n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्विंग वेलोसिटी हो जाएगी, और उस वहाँ पर इनकी काइनेटिक एनर्जी आपको इस फार्मूले से मिल जाएगा। इसको भी हमने पिछले क्लास में करके आगे बढ़े हैं। फिर
हमने लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी की जिक्र किया है। पोटेंशियल एनर्जी को पॉइंट आउट फिर से कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को हम पढ़ाएं पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वहाँ थोड़ा सा आप लोग का कॉन्सेप्ट अक्सर नहीं बन पाता है, तो फिर हम रिकॉल कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ग्रेविटेशनल वाला मेरा लेक्चर फर्स्ट ईयर में पढ़े हो आप लोग। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल काम करता है, वैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल काम करता है। तो वहाँ भी मैं आपको बार बार बताया हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी में जो फील्ड इक्वेशन आते हैं, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आता है। जो भी फोर्स लेंगे तो वहाँ आर स्क्वायर आएगा, यहाँ ध्यान दो। और पोटेंशियल की डेरिवेशन हमने करके दिखाया, तो डेरिवेशन तो यहाँ करेंगे नहीं। तो वहाँ डेरिवेशन में देखते हो, मेरा ही फिजिक्स का नोट फर्स्ट ईयर का पढ़ लो, तो पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट वहाँ मिलता है। वहाँ पर केवल आर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है आपका किसी ऑर्बिट में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा, इसकी वैल्यू इक्वल टू -1/-4 पाई एप्सिलॉन जीरो जेड ई स्क्वायर। और यही बता रहे हैं यहाँ आर, केवल आर स्क्वायर नहीं, केवल आर, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैंने निकाला है कल के लेक्चर में, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो टोटल एनर्जी निकाल के हमको यह दिखाना है कि एनर्जी क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड है एनर्जी, क्वांटाइज्ड है। ऐसे ही लिख लो, क्या दिक्कत है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है। अब ध्यान दीजिए, ये क्वांटाइज एनर्जी की बात तो मैंने कर लिया है, एनर्जी क्या निकालें उसको देखो। एनर्जी हमने निकाला है दोनों को जोड़ के, जो कल की क्लास में निकाला था, आज फिर से निकालते हैं। En इज एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट, En इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ तक कल पिछले लेक्चर में हुआ था। En इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल और काइनेटिक की वैल्यू रखो, तो जब रखोगे आपको तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक की वैल्यू मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो जेड ई स्क्वायर अपॉन 2RN, 2RN और -1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो जेड ई स्क्वायर अपॉन RN इसलिए होता है कि nth किस ऑर्बिट के लिए है यह बता रहा है, ये En है। अब आप यहाँ दोनों को जोड़ोगे, इसको सॉल्व करोगे, जोड़ घटाना गुणा भाग खुद करना सीखो, तो आपको जो मिलेगा वो -1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो जेड ई स्क्वायर अपॉन 2RN, ये मिलेगा En। दिस इज एनर्जी, सुनो मेरे बातों को, दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये निगेटिव साइन जानते हैं क्या होता है? कोई भी एटॉमिक सिस्टम हो, चाहे आपका प्लेनेट सिस्टम हो, उपग्रह की, चाहे किसी एटॉमिक सिस्टम की, सबकी एनर्जी होता है निगेटिव होता है। और अगर निगेटिव एनर्जी ना रहे तब तो ड्रॉप ही कर जाएगा। यही वजह होता है कि कभी ड्रॉप नहीं करता है वो। बाहर ऑर्बिट में जाओगे तो एनर्जी कम होता जाएगा और फाइनली क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेगा। तो निगेटिव से धीरे धीरे बढ़ाओगे तो बढ़ाने का मतलब होता है कि घटना। अभी हम इसको करके दिखा रहे हैं। और फिर फाइनली बहुत ज़्यादा जब एनर्जी क्वांटम नंबर आपका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो एनर्जी उस समय जीरो होगा। उसके बाद आप इतना ज़्यादा होगा कि फ्री हो जाएगा। जीरो का मतलब फ्री, और फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकल जाता है बाहर, जिसको आप केमिस्ट्री की भाषा में आयोनाइजेशन समझते हो कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और एटम आयोनाइज्ड हो गया। तो इसमें हमें यह बताना नहीं है, हमें यह डिस्क्रीटनेस एनर्जी लेवल को शो करना है।
तो आप देख रहे हो कि जो एनर्जी है, एनर्जी किस बात पे डिपेंड कर रहा है? एनर्जी आपका डिपेंड कर रहा है एन पे। अब इसमें आर एन की वैल्यू पुट करिए, जो आर एन है, आर एन की वैल्यू इसको पुट करिए। आर एन की वैल्यू पीछे की इक्वेशन में निकाला हूँ, जो आर एन की वैल्यू मिला है आपका इक्वेशन नंबर 7 में है, आर एन की वैल्यू ये मिला हुआ है, ध्यान दीजिए। आर एन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपान पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये मिला है। तो इस वैल्यू को यहाँ रखो, इस वैल्यू को यहाँ रखो, और जो आ रहा है एनर्जी को वह दिखाओ यहाँ। यह एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। तो रखने के बाद जो मिलेगा उसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इस वैल्यू के यहाँ रख के गुणा भाग करके देखो क्या मिलता है, माइनस एम जेड स्क्वायर ई पर पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर और इंटू 1 अपान एन स्क्वायर। एन क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो यह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलती है। सभी लोग इस इक्वेशन पर ध्यान दें, यह एनर्जी मिलता है। यह एनर्जी में मास है, ये जेड आपका न्यूक्लियस पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है एप्सिलॉन 0 आप जानते हो, और एच प्लांक कांस्टेंट है, और यह जो एन है यह ऑर्बिट की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो देखो जब यह न्यूक्लियस यहाँ बनाओगे, एटम हो गया, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, तो हर केस में इतनी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। पहले ऑर्बिट के लिए, हर ऑर्बिट के लिए वैल्यू सेम रहेगी जो ब्रैकेट में है। चेंज क्या होगा? केवल यह चेंज होगा, एन चेंज होगा, एन चेंज होगा, एन चेंज होगा, एन चेंज होगा। तो जैसे जैसे एन चेंज होगा वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर एन इक्वल टू 1 लिखोगे तो यहाँ भी एन इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 1 इक्वल टू 1, और फिर ये सारे वैल्यू को रख के जब सॉल्व करोगे तो वह एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको मिलेगी। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलेगी। अगर एन इक्वल टू आपको एन इक्वल टू 1, अगर एन इक्वल टू 2 लिख दीजिए तो यहाँ E2 हो जाएगा, E2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा तब। और इसको सॉल्व करोगे इन सभी वैल्यू को रख के तो आपको एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट मिल जाएगा, एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट। और इस तरह से देखोगे एनर्जी टोटली क्या है, क्वांटाइज्ड है, बीच की कोई वैल्यू नहीं रखेगा। इसलिए नहीं रखेगा क्योंकि जो एन है यह एक फिक्स वैल्यू रखता है, वो बीच में दशमलव में कोई वैल्यू वगैरह नहीं रखेगा। 1, 1.5, 1.24 ऐसा कोई वैल्यू नहीं रखेगा, 1, 2, 3 ऐसे रखेगा। तो ये क्वांटाइजेशन शो करता है। तो एनर्जी इस तरह से हर ऑर्बिट में क्वांटाइज होगा, और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में रहने का एक फिक्स पोजीशन होगा। इस एनर्जी पे रह सकता है, इस एनर्जी पे रह सकता है, यहाँ इस एनर्जी पे रह सकता है, और इस एनर्जी पे, जिसको हम कैलकुलेट करके अभी देखे हैं मैथमेटिकली। ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी शो कर रहा है। और इसके आधार पर फिर हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, हाइड्रोजन का अलग अलग लाइन के रूप में मिलती है, क्योंकि एनर्जी अलग अलग है, क्वांटाइज है, और अलग अलग एनर्जी वैल्यू है। तो डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यू मिलती है, जहाँ से हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो पहले हम एनर्जी कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं, फिर स्पेक्ट्रम खींचते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये आपका फार्मूला है, ये फार्मूला है। एनर्जी को जब कैलकुलेट करो, देखो एन आपका हो गया माइनस एम जेड स्क्वायर ई पर पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर है एच स्क्वायर, और आपका 1 अपान एन स्क्वायर, जो कि क्वांटम नंबर है।
हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर एच एटम जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, सभी लोग जानते हैं जेड इक्वल टू 1 होता है परमाणु क्रमांक उसका, जेड इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा यहाँ। अब इस वैल्यू को रखो, ई एन इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होता है, यह मास ऑफ, मास क्या होता है 9 पॉइंट, न्यूमेरिकल वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, आप समझो, केवल लिखने के बाद समझ लो, ये एग्जाम में नहीं आ रहा है लिखने के लिए सवाल। इसका मास कितना होता है 10 पर माइनस पावर 31 kg में आता है, तो 9.109 मल्टीप्लाइड बाई 10 पर पावर माइनस 31 एम की मास हो गया इसका, और जेड की वैल्यू 1 है, स्क्वायर करोगे तभी वही रह जाएगा। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, सभी लोग जानते हैं 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10 पर पावर माइनस 19, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता, चार्ज होता है, इस पर पावर 4 है, अपान 8 हो गया। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 12वीं की क्लास में निकाले हैं, इसकी वैल्यू होता है 8.854 मल्टीप्लाइड बाई 10 पर पावर माइनस 12, और इसका स्क्वायर है, कर लीजिए। और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आज देख लीजिए 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10 पर पावर माइनस 34 स्क्वायर, और इंटू 1 अपान एन स्क्वायर, ये रहेगा। इस पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करोगे तो जानते हो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा -2.179 मल्टीप्लाइड बाई 10 पर पावर माइनस 18 अपान, और ये 1 अपान एन स्क्वायर यहाँ बचा है, देखो ये बचा है, तो इसको यहाँ रख लो 1 अपान एन स्क्वायर, तो अपान में इसको यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो वही एक टर्म बचा है, इसको यहाँ एन स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका ई एन, किसी अनंत ऑर्बिट में एनर्जी की वैल्यू होती है, अगर आप पहले, और ये जूल में आता है, ध्यान दो, ये एनर्जी जूल में, इसलिए जूल में है कि सभी एमकेएस यूनिट में वैल्यू को रखे हो, केजी में रखा गया है, आवेश कूलम में रखा गया है, तो ये जूल में आएगा यूनिट, ये जूल में आएगा, ठीक है, JOULE, जूल की स्पेलिंग होती है, जूल में आएगा। अब इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करा तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमको इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे देना होता है, तो जूल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट जो कूलम होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी के टर्म में इसको अगर लिख लें, क्योंकि बहुत कम एनर्जी होता है, तो अच्छा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट करें, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन के जो आवेश उससे भाग दे दो, तो हो जाएगा इक्वल टू -1.79 मल्टीप्लाइड बाई 10 पर पावर माइनस 18 अपान एन स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10 पर पावर माइनस 19। अब यह जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा इसमें, ठीक है। फर्दर इसको हम कैलकुलेट जब करते हैं ये टर्म्स पूरा, तो आपको मिल जाता है टाइम इज रनिंग सो फास्ट चीज़ें, क्या क्लास कट गया क्या, चलो फास्ट में आप लोगों को कर दे रहा हूँ, वॉइस फिर नहीं आ रहा। तो आपका ईएन समझो, हम क्वांटम मैकेनिक्स बहुत जल्दी समाप्त करेंगे जी, फाउंडेशन तुमको समझ में आ जाए फिर पूरा मैकेनिक्स हम जल्दी ही समाप्त कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो देखो -1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान एन आता है, और इसका स्क्वायर आता है, ये आपका एनर्जी मिलता है। चलो ठीक है, अभी यह
एन वेरी करता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, अलग अलग ऑर्बिट के लिए इसकी वैल्यू 1 2 3 ये डिजिटली ऐसे वेरीज करेगा, जो कि क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो एन की अगर वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो मिल जाएगा, जिसको E1 लिखोगे। तो E1 लिखोगे तो 1 लिखोगे, सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बचपन से ही जानते होंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है माइनस के साथ। अगर आपको फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 जब लिखोगे तो E2 इक्वल टू हो जाएगा -13.6, और यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा -13.6 अपॉन 4, जो वैल्यू आपको मिल जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? डेट इज एनर्जी। तो आप देखे हैं कि अलग अलग ऑर्बिट के लिए एनर्जी आपको मिलता है, ये दूसरे ऑर्बिट के लिए मिलेगा। डेट इज एनर्जी फॉर सेकेंड ऑर्बिट, ये आपका एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। एंड सो वन आगे E3 E4 E5 जैसे जैसे इस वैल्यू इसमें रख के n की वैल्यू रखोगे, सिर्फ n पे डिपेंड करेगा टोटल एनर्जी। यही वैल्यू लिख के और अपन n स्क्वायर से भाग दे दोगे तो जितने भी ऑर्बिट होंगे उनके लिए एनर्जी वैल्यू आप पाते जाओगे। बस ये है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़। और फाइनली इस तरह से देख रहे हैं एनर्जी इज क्वांटाइज एंड फाइनली डिपेंड ऑन n, केवल n पे डिपेंड कर रहा है। इट्स ओके। ये क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच है, धीरे धीरे आप लोग को आइडिया हो गया होगा। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स से हम निकालते तो इस तरह से फिक्स एनर्जी अलग अलग जंप करके नहीं मिलता, एक कंटिन्यूस सतत एनर्जी मिलता है। इसके बाद यहाँ तक आने में बीच में तमाम एनर्जी लाइनें मिलती है क्लासिकल मैकेनिक्स में, बट क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं मिलता है। ये मिलेगा फिर ये मिलेगा, और आगे भी E3 E4 5 E6 ऐसे मिलता जाएगा। तो इसी क्रम में आप आगे भी निकाल के देख लेना, हम सभी नहीं निकाल के दिखा रहे हैं। चलो फिर इनका जो ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन होता है ऐसा इसलिए हुआ है, जब एनर्जी देते हैं तो एटम हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। एनर्जी अब देते हैं, एनर्जी गिवन, जब गिव करेंगे तो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया और जंप करके ही जाएगा, जंप करके 1 बाई क्वांटम मैकेनिकली जंप करके ही जाएगा। तो जंप करके जाने की प्रक्रिया को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और वहाँ से इमिशन करके एनर्जी इमिट करके नीचे आने की प्रक्रिया को कहते हैं, एनर्जी इमिट करके नीचे आने की प्रक्रिया को कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। और ये पूरे जो इस लाइनें मिलती हैं, इमिशन से ढेर सारे लाइनें मिल जाएंगी, उसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक एक लाइनों को स्पेक्ट्रम लाइन कहेंगे, एक एक लाइनों को स्पेक्ट्रल लाइन कहेंगे। जो एक एक लाइन मिलेगी उसको स्पेक्ट्रल लाइन कहेंगे। टोटल इस फिगर को क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे, जिसका होगा उसका नाम रख के। तो देखो, इमिशन स्पेक्ट्रा मीनिंगफुल होता है, इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो पूरे फिजिक्स में इमिशन स्पेक्ट्रा का स्टडी किया जाता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कोई खास वैल्यूएबल नहीं है, ये चला गया है, जब इमिट करके आता है तब हम स्टडी करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है मटेरियल साइंस के बारे में। और थर्ड ईयर में जो फोर्थ पेपर है वहाँ डिटेल में हम पढ़ाएंगे भी। तो इमिशन स्पेक्ट्रा जरा हाइड्रोजन का देखो, तो देखो हम लाइनें खींच दे, जो ऑर्बिट है अगर उसको हम सीधी लाइन में खींचे हैं तो मान लेते हैं ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, n = 1। ये ग्राउंड स्टेट कहीं न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, न्यूक्लियस के ऊपर ही रहेगा, न्यूक्लियस में ड्रॉप तो करेगा नहीं। तो न्यूक्लियस है ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद फर्स्ट एनर्जी स्टेट में n1 अगर लिख लें, दूसरे में अगर
N2 लिखा, तीसरे में अगर N3 लिखा, चौथे में N4 लिखा, n equal to 3, n equal to 2, n equal to 1, n equal to 5, n equal to 6। नहीं दिखाई देगा, n equal to 6। ये अलग अलग एनर्जी स्टेट लाइन है आपका, और जैसे जैसे वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखो उससे आपको अंदाज़ा मिलता है क्यों कैलकुलेशन कराया हूँ। जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ना, एनर्जी की लाइनें क्लोज होती जाती हैं, समीप होती जाती हैं, अच्छे से समीप होती जाएंगी, धीरे धीरे और बढ़ाओगे और समीप, और ऐसे सटते जाएंगी, फिर कंटिन्यूअस जैसी होती जाएंगी, ऐसे क्लोजर होती जाएंगी, फिर फाइनली ओवरलैप करने जैसा हो जाएगा। ऐसे आपका मिलेगा स्पेक्टर। और डॉट 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 अगर n इक्वल टू इन्फिनिटी कर लो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, तो सभी ओवरलैप कर जाएंगी, सभी ओवरलैप कर जाएंगी। तो n इक्वल टू आपका 7 हो गया, n इक्वल टू 8 हो गया, ऐसे ही क्लोजर होती जाएंगी। हायर क्वांटम नंबर पर वैल्यू एनर्जी की घटती जाती है। आप इस जो फार्मूला में निकाला हूँ उसमें रख के देखो, मैथ सामने आएगा तो लगेगा कि हाँ देखिए घटते जा रहा है। ये जो ट्रांजिशन होता है, तो ये ट्रांजिशन के बारे में जो नियम है उसको समझो। सभी हायर एनर्जी स्टेट से, मतलब सभी हायर एनर्जी स्टेट से अगर n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होगा, n इक्वल टू 1 में, सभी हायर से n इक्वल टू 1 में, तो इसको हम कहते हैं, अब कितना बनाएंगे इतना बना दिए, सभी हायर से जान जाओ। सभी हायर से अगर n इक्वल टू 1 में आएगा, इसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज, इसको कहते हैं लाइमन सीरीज। अगर सभी हायर से n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हो, n इक्वल टू 2 में, इसको कहते हैं बामर सीरीज। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बामर में इसलिए इम्पोर्टेंट है, यह स्पेक्ट्रम जो मिलता है अल्ट्रावायलेट मिलता है। लाइमन सीरीज की लाइनें फ्रीक्वेंसी रेंज में अल्ट्रावायलेट किरणों के रूप में आती है, और जो बामर सीरीज है यह विजुअल रेंज में आती है, जो आंखों से दिखाई देता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो सभी हायर से n इक्वल टू 2 में अगर ट्रांजिशन होगा तो आपको बामर सीरीज मिलेगी। सभी हायर से अगर n इक्वल टू 3 में ट्रांजिशन होगा, सभी हायर से अगर n इक्वल टू 3 में ट्रांजिशन होगा तो क्या मिलेगा बताओ? लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद क्या मिलता है? पाश्चन सीरीज मिलता है। आपको पाश्चन सीरीज मिलेगा, पाश्चन सीरीज। और सभी हायर से अगर n इक्वल टू 4 में आए तो क्या मिलेगा? ब्रैकेट सीरीज। सभी हायर से अगर यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, तो आपको क्या मिलेगा? ब्रैकेट सीरीज मिलेगा। और थोड़ा सा आगे फिगर को बना के देखो, सभी हायर से, चार ही सीरीज महत्वपूर्ण है। सभी हायर से अगर n इक्वल टू 5 में ट्रांजिशन हो तो इसमें आपको पुंड सीरीज मिलती है। सभी हायर से अगर यहाँ आए, सभी हायर से ऊंचाई से यहाँ आए, तो आपको कौन सी सीरीज मिलती है? पुंड सीरीज। तो ये 4 तरह की सीरीज मिलती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, मैंने बताया। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, बामर सीरीज विजिबल रीजन में आती है। विजिबल जो आंखों से दिखाई देता है इंपॉर्टेंट है, विजिबल में इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पाश्चन सीरीज इंफ्रारेड में आती है, ब्रैकेट सीरीज फार इंफ्रारेड में आती है, और इसकी स्पेक्ट्रम बहुत ही वीक होती है, कभी कभी तो दिखाई ही नहीं देती है। पूर्ण सीरीज तो
तो फार इंफ्रारेड में और आगे चले जाओ तो उस रेंज में आएगी, इंफ्रारेड के ही केस में आएगी, फार इंफ्रारेड के ही केस में आएगी। तो ये आपका अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से फार इंफ्रारेड के रेंज में, और ये भी इंफ्रारेड के ही रेंज में जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग लाइनें मिलती हैं। ये जो लाइनें होती हैं इसको हम स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। और पूरी इस जो ये फिगर है, पूरा ये जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं पूरे फिगर को। और ये जो इमिशन करके लाइनें ऊपर से नीचे तक आएंगी, तो जब भी आएंगी तो एक रेडिएशन ही निकालेगी। जितना एनर्जी रिलीज करेगा वो रेडिएशन निकालेगा, तभी तो ये लाइनों को हम बाहर मशीन से रीड कर पाएंगे। तो ये जो बाहर निकलेगा तो इसको इमिशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इमिशन कहते हैं। हर इमिशन में कोई न कोई एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। किसी को ना क्लियर हुआ हो तो बताएं। 5 मिनट और बचा है। चलिए अभी थोड़ा सा टाइम है, एक चीज़ और समझ लीजिए। यहीं पे एक चीज़ और समझ लीजिए। इतनी बातें आपको समझ में आया है? मेरे ख्याल से अगर ध्यान से सुने होंगे तो आया होगा। देखो ये वैल्यूज यहाँ आप डिनोट कर सकते हो। इसकी वैल्यू देखो क्यों कम और ज़्यादा खींचा गया है। इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू पहले लाइन की है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हम निकाले हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस सेकेंड लाइन की वैल्यू क्या निकाला गया है, माइनस, स्टडी मटेरियल में भी देख लेना, वहाँ हम डाल रहे हैं 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका है। इसके ऊपर वाले में कितना आ जाता है, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो देखें जैसे जैसे ऊपर जाएगा एनर्जी कम होता जाएगा, और फाइनली जब क्वांटम नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्वांटम नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो एनर्जी की जो लाइनें हैं वो इस क्लोजर होती जाएंगी, सटती जाएंगी। और जब क्लोज होने का मतलब क्या है, क्लोज होने का मतलब ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस होने लगेगा। डिस्क्रीट तो यहाँ दिख रहा है, ये क्वांटम मैकेनिक्स दिख रहा है, ये भी क्वांटम मैकेनिक्स दिख रहा है, डिस्क्रीट ये भी डिस्क्रीट, ये भी डिस्क्रीट दिख रहा है। जहाँ जहाँ तक डिस्क्रीट है समझिए क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच पूरा लागू हो रहा है। लेकिन एक कदम हायर क्वांटम नंबर पर, एन की हाई वैल्यू पर, हायर वैल्यू, एन की हायर वैल्यू पर, जो एन की हायर वैल्यू पर ये जो लाइनें हैं ये क्लोजर होती जाती हैं। और क्लोजर होने का क्या मतलब है, ये क्लासिकल अप्रोच की तरफ टेंड कर रही हैं। जब क्वांटम नंबर एन को हम बढ़ा रहे हैं तो एक क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ टेंड कर रही हैं। तो बोर ने यहाँ एक आपके सिलेबस में एक टॉपिक है बोर करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल उन्होंने दिया है। तो उन्होंने बताया कि बोर करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या होता है। बोर करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल ये होता है, जो शब्द बोले हैं याद करके दिमाग में फिट रखो, बोर्स करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। बोर करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि हायर क्वांटम नंबर पर, एट हायर क्वांटम नंबर, क्वांटम मैकेनिक्स लीड्स टू क्लासिकल मैकेनिक्स, लीड्स टू क्लासिकल मैकेनिक्स। मतलब ये बोर्स का करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है, हर साल आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्स का करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि जब क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, हायर क्वांटम नंबर होता जाएगा, तो क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की ओर बढ़ने लगेगा। मतलब जो डिस्क्रीटनेस वाली बात है वह कंटिन्यूटी की तरफ जाने लगेगी। तो यही बोर का करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है कि एट हायर क्वांटम नंबर क्वांटम मैकेनिक्स लीड्स टू अप्रोच करना, लीड्स टू क्लासिकल मैकेनिक्स। और इसको आप फिगर में भी देखे हो, देखो इसको आप फिगर में देखे हो कि जब हम
क्वांटम नंबर की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 11 12 ऐसे बहुत ज़्यादा जब बढ़ा रहे हैं तो ये इनर्जी लाइन कंटिन्यूअस होती जा रही हैं, सटती जा रही हैं, क्लोजर होती जा रही हैं। अगर इन्फिनिटी कर दे रहे हैं तो सारे के सारे सट जा रहे हैं, मतलब अगर 1000 यानी इक्वल टू 1000 कर लो तो इसका मतलब एनर्जी स्पेसिंग नगण्य हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और जब सतत होने लगेगा, एकदम क्लोजर हो जाएंगी, इसका मतलब सतत होने लगेगा, इसका मतलब एक क्लासिकल मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ लीड करती है। अगर n को हायर वैल्यू की तरफ हम ले जाएं तो क्वांटम मैकेनिक्स लीड्स टू क्लासिकल मैकेनिक्स एंड दैट प्रिंसिपल इज नोन एज बोर्स करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। इस सिद्धांत को बोर्स करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल कहते हैं। इस सिद्धांत की जरूरत जानते हैं कब पड़ी? क्लास को ऑफ कर रहा हूँ लेकिन इस लाइन को सुन लो, अंतिम लाइन मेरा। इस सिद्धांत की जरूरत ये पड़ी कि क्वांटम मैकेनिक्स इस स्पेक्ट्रा की तो डिफिनीशन और इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, लेकिन ये जो लाइन आ रही है स्पेक्ट्रल लाइन जो आ रही है, इनकी इंटेंसिटी के बारे में वो कुछ बता नहीं पाता है, तीव्रता के बारे में नहीं बता पाता कि कौन सी लाइन कितना तीक्ष्ण होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो यह इंटेंसिटी को बताने के लिए क्लास ऑफ इंटेंसिटी को बताने के लिए बोर्स करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ी, जिसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर अगले टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। वो सारा टॉपिक हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,